सर अब मनरेगा सबसे पहले तो बातचीत करने के लिए शुक्रिया। अब मनरेगा का नाम अब हो गया है BBG राम जी, जो है पूरा अब ये नया एक्ट एक तरीके से बनने जा रहा है। सदन के अंदर दोनों ही सदनों में ये पास हो गया। और एक पुरानी चीज़ थी जो बीजेपी का क्या सरकार का कहना है कि समय के साथ प्रावधान बदलने, समय के साथ चीज़ें बदलने की ज़रूरत थी। वो 2005 का था, ये 2025 की बात है। आप लोगों को ने इसका विरोध किया और आप कह रहे हैं आगे भी विरोध करेंगे। वजह क्या है और आगे कैसे लेके जाएंगे? नहीं, मौलिक चरित्र, मनरेगा का मौलिक चरित्र बदला गया है, मूल ढांचा बदला गया है। जो सिद्धांत था मनरेगा का कि रोज़गार अधिकार दिया जा रहा था ग्रामीण लोगों को, वंचित और शोषित लोगों को, वो हटाया गया है। ये तो अभी एक सरकारी स्कीम बन गया है और केंद्र सरकार तय करेगी कितना रोज़गार मिलेगा, किसको मिलेगा, कब मिलेगा, मजदूरी दर क्या होगा। ये सब सरकार, केंद्र सरकार तय करेगी, राज्य सरकार भी नहीं तय करेंगे। देखिए, मनरेगा के 3 मूल सिद्धांत थे। एक तो रोज़गार देना, जिनको और कहीं काम नहीं मिलता है उनको रोज़गार देना। दूसरा, रोज़गार के माध्यम से, रोज़गार करके आप जो समाज के लिए, स्थानीय समुदाय के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, कम्युनिटी एसेट, जो संपत्तियां हैं, उसको आप बढ़ाएं, उसको बढ़ावा दें। दूसरा, ये मजदूरी दर का स्तर आपको यहाँ पर हो ताकि आपको एक आजीविका मिलती है और आपके जीवन में कुछ लाइवलीहुड भी मिलता है ना। जो मिनिमम वेज है वो गारंटी है। रोज़गार गारंटी था, ये गारंटी था। आपको 15, जब आप काम मांग रहे हैं 15 दिन के अंदर आपको काम मिलेगा, ये कानून में लिखा है। और तीसरी बात, ग्राम पंचायत तय करते थे ना क्या क्या काम होना चाहिए। सड़क बनने चाहिए, क्या तालाब पुनर्जीवित करने चाहिए, क्या आंगनवाड़ी सेंटर खोलने चाहिए, क्या क्या चाहिए, तो ये ग्राम पंचायत तय करती थी। अब तो कहाँ रोज़गार, कब रोज़गार, किसको रोज़गार, ये सब केंद्र सरकार तय करेगी। तो सिर्फ ये नाम नहीं बदला गया है, ये काम भी बदला गया है, मूल सिद्धांत बदले गए हैं। तो इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। 20 साल पहले मनरेगा बनाया गया था, 1 साल लगा उसको, उस पर विचार विमर्श हुआ, मसौदे पर स्थायी समिति को गई। स्थायी समिति की अध्यक्षता कल्याण सिंह जी कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के सांसद थे। उन्होंने 4-4.5 महीने लगाए, उसके अंदर उन्होंने रिपोर्ट दिया और रिपोर्ट के जो सिफारिशें थी सब शामिल किए गए और अंत में अगस्त 2005 में ये विधेयक पारित किया गया और कानून बना। तो ये तो एक परिवर्तनकारी कानून था, एक क्रांतिकारी कानून था। रोज़गार का हक दिया, ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाया और सारे लोग जो इस पर, जिनको काम मिला, वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, महिला, बुजुर्गों, और जिनको कहीं काम नहीं मिल पाता था उनको काम मिला है। और ये ग्रामीण भारत का जो चरित्र है, चेहरा है, जो है, बिल्कुल बदला है, इस पर कोई शक नहीं है। दुनिया भर के सारी संस्थाएं हैं, हमारे देश की संस्थाएं हैं। मेरे पास ये रिपोर्ट है 2012 में 150 जो विश्लेषण किया गया था, 150 स्टडीज़ प्रकाशित किए गए थे, उसका ये एक समीक्षा, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसका विमोचन भी किया था 14 जुलाई 2012 को। तो सीएजी का भी एक रिपोर्ट आया। सीएजी को जब मैं ग्रामीण विकास मंत्री था, मैंने सीएजी से कहा, तब सीएजी की चर्चा बहुत हो रही थी, तो मैं सीओजी को गया, विनोद राय सीएजी थे, मैंने कहा आप देखिए, हम इससे डरते नहीं हैं, पूरी पारदर्शिता चाहिए, आप बताइए। उन्होंने विश्लेषण किया, 7-8 महीने, सीएजी का रिपोर्ट भी इसमें जिक्र किया गया है। तो ये इनको नफ़रत है महात्मा गांधी के नाम से, इनको नफ़रत है जो कोई कानून कांग्रेस के ज़माने में बनाया गया था उससे नफ़रत है। और मुझे समझ में नहीं आता जल्दबाजी क्यों की। हमने भी परिवर्तन लाए, ऐसा नहीं है, कानून में
कानून था, पर रूल्स में हमने कुछ काफ़ी परिवर्तन किए। 2006 के बाद 2008 में परिवर्तन हुआ, मनरेगा 2.0 आया 2012 में, 2011-12 में। पर हमने विचार विमर्श की, सबसे बातचीत की, स्वयं सेविका संस्थाओं से बात की, सबसे बड़ी बात राज्य सरकारों से हमने बात की। ये जो अभी नया कानून बना है VBG राम जी, राज्यों से बातचीत नहीं हुई है। राज्य सरकारों की जो वित्तीय स्थिति है वो बिल्कुल और भी बिगड़ी जाएगी। 90-10 जो फॉर्मूला हुआ करता था, 90% खर्चा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी और 10% राज्य सरकार देगी, वो 60-40 हो गया है। कौन सी ऐसी राज्य सरकार है? बीजेपी की राज्य सरकार इससे नाखुश है, चिंतित हैं। तो बिना कोई मशवरे के बुलडोजर चलाया गया पार्लियामेंट। सोनिया जी ने कहा, सही कहा, सोनिया जी ने कहा कि ये बुलडोजर चलाया गया है पार्लियामेंट के बाहर तो चलाते ही हैं, पर पार्लियामेंट के अंदर बुलडोजर चलाना ये भी एक विशेष इनकी उपलब्धि है कि पहली बार इन्होंने ऐसा बुलडोजर चलाया। और 2 दिन के अंदर इतना बड़ा कानून, इतना मौलिक चरित्र जो बदला गया है, मूल ढांचे जो बदले गए हैं, सिद्धांत बदले गए हैं, संविधान का नज़रअंदाज किया गया है। और जो 20 साल का अनुभव है, अगर आप कुछ बदलाव लाना चाहते हैं उस पर विचार कीजिए। हम इससे ऐसा हम नहीं कहते कि जो एक्सपीरियंस है आपका उसको और बेहतर बनाने के लिए, क्रियान्वयन के लिए क्या कदम लेने चाहिए, बातचीत कीजिए, ड्राफ्ट मसौदा तैयार कीजिए, राज्यों से बातचीत कीजिए, राजनीतिक दलों से बात कीजिए, स्वयं सेवी संस्थाओं से बात कीजिए। ये ज़बरदस्ती। और जब सर्वदलीय बैठक हुई थी 30 नवंबर को, राजनाथ सिंह जी ने अध्यक्षता में बैठक थी, जब उन्होंने कहा था इस सेशन का एजेंडा क्या होगा, 13 ऐसे विधेयक उन्होंने बात की कि ये 13 विधेयक हम पारित करेंगे, उसमें इसका जिक्र ही नहीं है। तो अचानक आखिरी 2 दिन में ये बुलडोजर चलाया इन्होंने। सर क्या वजह लगती है? आप कह रहे हैं कि इसके पीछे नफरत है, तो नफरत की वजह से हो रहा है या कोई और भी आपको? नहीं, नफरत है। पहले तो रविंद्रनाथ टैगोर से नफरत है, उनका अपमान किया इस सत्र में। बाद में पंडित जी जवाहरलाल नेहरू को तो नफरत होता ही रहता है, उनके खिलाफ उनको बदनाम करके ये हर दिन ख़त्म नहीं कर सकते, हर रोज़। वो तो रोज़ाना उनकी रणनीति है और बोलते रहते हैं। महात्मा गांधी का अपमान किया गया है। पर देखिए, नाम महात्मा गांधी नरेगा थे। हम इसका विरोध इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपने नाम बदला है, क्योंकि वो भी आपत्तिजनक है। पर नाम के और भी महत्वपूर्ण कारण है, काम, सिद्धांत, मौलिक चरित्र, मूल ढांचा वो बदला है। तो मकसद क्या, आप करना क्या चाहते हैं? और किसी से बातचीत नहीं। ये क्या तानाशाही है? ये तानाशाही का सबसे प्रभावशाली मिसाल है। तानाशाही है और क्या नहीं है। मैं तय करूंगा और 2 दिन के अंदर, और प्रधानमंत्री खुद दिल्ली में नहीं है, 2 दिन के अंदर इसको पास करो। मैंने कितनी बार कहा, मंत्रियों से कहा, संसदीय कार्य से मंत्री को, चेयरमैन से कहा, स्पीकर से कहा, इसको समिति में भेजिए, 1 महीने का समय दीजिए, विश्लेषण हो, इस पर अध्ययन हो, इस पर बातचीत हो स्टैंडिंग कमेटी में। अगर आप स्टैंडिंग कमेटी नहीं चाहते हैं तो आप एक विशेष समिति बिठाइए, आपके ही सांसद उसमें, उनका बहुमत होगा। क्यों आप भाग रहे हैं इससे? क्यों विचार विमर्श से बात कर रहे हैं? राज्यों से बात कीजिए, अलग अलग विशेषज्ञों से बात कीजिए। कुछ नहीं किया, बस आज ही करना है लोकसभा में, और 1 दिन बाद आज ही करना है राज्यसभा में। संशोधन लाने का समय तक नहीं हमें मिला। 1 घंटे का समय दिया, 1 घंटे के अंदर आप संशोधन पेश करो। अरे 60 पेज 70 पेज का कानून है और 1 घंटे के अंदर आप संशोधन दोगे? ये कैसे? यह असंभव है। तो मकसद तो बिल्कुल साफ था, जबरदस्ती इसको पारित करना। ऐसा सरकार क्यों करेगी सर कि जब उसको आप कह रहे हैं कि मैं क्या कह सकता हूँ, मैं क्या, जैसा कि मैंने कहा, तानाशाही है। ये तो हमारे प्रधानमंत्री का DNA है, जबरदस्ती, माई वे या हाईवे, जो मैं चाहता हूँ वही होगा।
तो विपक्ष होने देगा? देखिए, जो हमने अंदर हमने तो मुद्दे उठाए, सवाल उठाए, हमने डिबेट में हमने हिस्सा लिया, आपत्तियां जताई, ये सब हमारी जो चिंता है, हमारी जो आपत्तियां हैं, उसको हमने विस्तार से रखा। हमारे वक्ताओं ने लोकसभा में, राज्यसभा में, अभी देखिए 27 तारीख को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली है, उस पर इसको लेकर क्या जन आंदोलन की शुरुआत होगी, उस पर हम विचार विमर्श करेंगे और कुछ ना कुछ एक्शन प्लान तो निकलेगा। बिल्कुल, सारे देशों सारे राज्यों में निकाल, ये नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर होगा। सारे पीसीसी इसमें शामिल होंगे, डीसीसी शामिल होंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। नाम बदलाव को लेकर नहीं, पर आप एक मौलिक चेहरा ही आपने बदल दिया, जो सिद्धांत है, और ये कानूनी हक है। पहले तो आरटीआई आपने बदल दिया, अभी मनरेगा को आपने ख़त्म किया, वन अधिकार अधिनियम को ख़त्म करोगे, खाद्य सुरक्षा कानून को ख़त्म करोगे, भूमि अधिग्रहण कानून को ख़त्म करोगे। तो उसको लेकर मनरेगा को, देखिए, कानूनी हक जो ग्रामीण भारतवासी को मिला था, कानूनी हक, वो छीना गया है, संवैधानिक हक छीना गया है, और अब सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। जैसा कि मैंने कहा, रोजगार कब होगा, कहाँ मिलेगा, क्या करोगे, कब करोगे, कौन करेगा, ये सब फैसला केंद्र सरकार करेगी। ये भयंकर तरीके का केंद्रीकरण है। एक तरफ प्रधानमंत्री बोलते हैं ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, विकेंद्रीकरण, पर करते क्या है? उनकी करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। सर, मिसेस गांधी का, सोनिया गांधी जो है, उस समय यूपीए की चेयरपर्सन भी थी, और अपना ये अब कहते हैं कि बड़ा उनका ड्रीम प्रोजेक्ट्स में आरटीआई और ये सब नहीं, पहली बार देखिए, गांधी भी कह रहे हैं कि इसको हम 10 पूरी करेंगे, वापस लिया जाए कानून। उस 12 आप लोगों के एजेंडा में है क्या? नहीं, 10 अप्रैल 2002 को 15 कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, गुवाहाटी में 2 दिन की बैठक हुई। विलासराव देशमुख ने एक प्रेजेंटेशन दिया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया कि महाराष्ट्र में 1978 से एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लागू हुआ है। इस पर खूब बातचीत हुई। तो अनाज का भंडार बढ़ रहा था, 2002 की बात मैं कर रहा हूँ, तो किस तरह से अनाज के भंडार का और बेहतर उपयोग हो सकता है। तो फूड फॉर वर्क, अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने में फूड फॉर वर्क कार्यक्रम शुरू किया गया। तो उस संदर्भ में हमने कहा राइट टू वर्क होना चाहिए। फूड फॉर वर्क तो ठीक है, क्योंकि अनाज का भंडार बड़ा है, फूड फॉर वर्क है, पर राइट टू वर्क होना चाहिए। तो ये बात पहली बार अप्रैल 2002 में गुवाहाटी, हमारा एक 9 सूत्री प्रस्ताव था जो हमने अपनाया गुवाहाटी में मुख्यमंत्रियों ने। उसके बाद हमारे घोषणा पत्र में शामिल हुआ मार्च 2004 में, लोकसभा चुनाव के पहले। इंडिया शाइनिंग एक तरफ से, और दूसरे तरफ से हमारा वादा था कि हम रोज़गार गारंटी कानून लाएंगे। उसके बाद में हमारी यूपीए 1 की जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, उसमें शामिल किया गया। तब एक ड्राफ्ट मसौदा तैयार किया गया, सभी देश भर में इस पर चर्चा हुई, स्थायी समिति को गई, कल्याण सिंह जी की स्थायी समिति को अध्यक्ष थे तब। आपको 2004 में इसी के ऊपर लोगों ने वोट 2004, हाँ बिल्कुल नहीं, माने कई कारण थे, एक महत्वपूर्ण कारण था। तो और 2004 के 13 महीने लगे, 13 महीने। यहाँ तो सिर्फ 2 दिन में आपने उसको हटा दिया है। वीबी जीराम जी 2 दिन लगे आपको लाने में। ये तत्काल सर्विस ये सही नहीं है, ये सुशासन नहीं है, ये लोकतांत्रिक शासन नहीं है, ये तत्काल तानाशाही है। सर, इस सब्जेक्ट पे सर मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम जिस तरीके से पहले कानूनों को वापस लिया गया,
वैसे ही इस कानून को वापस लिया जाए, हम इस चीज़ को देखिए, make sure 3 करते रहें। कृषि के 3 काले कानून पारित किए गए थे सितंबर 2020 को। 14 महीने के अंदर प्रधानमंत्री को मजबूरी में उनको वापस लेना पड़ा। किसान संगठनों ने आंदोलन, सड़कों पर आए, 700 लोग शहीद हुए, 700 किसान की मौत हुई, शहादत हुई इन 14 महीने के अंदर। और अंत में 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने इन 3 काले कृषि कानून को वापस लिया। ऐसा ही आंदोलन अभी उसकी ज़रूरत है। कोशिश होगी, 27 तारीख को इस पर बातचीत होगी, पर हम पीछे हटेंगे नहीं। ये बड़ी चुनौती है हमारे लिए, ये राजनीतिक चुनौती है और लोगों के लिए भी खतरा है। राइट टू वर्क छीना गया है, संवैधानिक हक छीना गया है, कानूनी हक छीना गया है, गारंटी छीनी गई है। हालांकि इस VB राम जी में 1G गारंटी है। क्या गारंटी आपने दी है? एकमात्र गारंटी है मोदी जी के अधिनियम में, एकमात्र गारंटी। वो गारंटी है केंद्र सरकार तय करेगी कहाँ रोजगार मिलेगा, कैसे रोजगार मिलेगा, किसको रोजगार मिलेगा, कब रोजगार मिलेगा। और 60 दिन तो रोजगार मिलेगा ही नहीं, 60 दिन के लिए तो बंद ही कर दिया। तो ये वो गारंटी है, ये गारंटी है कि केंद्र सरकार तय करेगी। सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है और सर्वशक्ति उनके पास है। ये हमारे देश की जनता नहीं बर्दाश्त करेगी। सर, एक और बड़ा मुद्दा इस पूरे सत्र में रहा, वो रहा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, और आप लोगों की बात करें तो SIR। इसको क्या करेंगे आप आगे? क्योंकि अब लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं, पर बंगाल से आ रहा है कि कितने लोगों के नाम काटे गए, पर्यवेक्षक जो हैं केंद्र से जाएंगे, तमिलनाडु से और फिगर्स आ रही हैं कि देखिए, हम पर आरोप लगाया गया, गृह मंत्री ने आरोप लगाया, राज्यसभा में आरोप लगाया गया JP नड्डा जी की ओर से कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ सुझाव नहीं दिए हैं चुनाव आयोग को चुनाव सुधार को लेकर। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हमने कई बार समय भी मांगा है, हमें समय नहीं दिया गया है। राहुल गांधी जी ने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, क्या क्या वो चाहते हैं उन्होंने चुनाव आयोग के सामने ही वो रखा है, देश के सामने रखा है, सब लोग जानते हैं। फिर भी क्योंकि हम पर आरोप लगाया गया था लोकसभा में और राज्यसभा में, हम अभी एक दस्तावेज तैयार कर रहे हैं चुनाव सुधार को लेकर, और शीघ्र ही हम चुनाव आयोग को पेश करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग हमें मिले, हमसे मिले, बातचीत करें। हम सिर्फ कांग्रेस पार्टी से नहीं, सभी पार्टियों से मिले। जून 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक हम बार बार चुनाव आयोग से समय मांगते रहे VVPAT के मुद्दे को लेकर। जो इंडिया गठबंधन था, उन्होंने एक दस्तावेज तैयार किया था, एक प्रस्ताव पारित किया गया था, एक रेजोल्यूशन पास किया गया था, जिसमें नीतीश कुमार जी भी शामिल थे। पटना में इस पर बहस हुई, बंगलोर में हुई, मुंबई में हुई, दिल्ली में हुई। 18 दिसंबर 2023 को, जब नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन में थे, पलटी नहीं किए थे तब तक, पलटी उन्होंने जनवरी 2024 में किया, पलटी के पहले। और हमने वो रेजोल्यूशन की कॉपी चुनाव आयोग को पेश किया, चुनाव आयोग को भेजा। मैंने खुद चुनाव आयोग से समय मांगा, पर हमें समय मिला ही नहीं। और कहते हैं कि आपने कुछ कहा नहीं चुनाव आयोग को। हमने सीधे मांग किए हैं, 1 2 3 4 5। राहुल गांधी जी ने कहा है, इंडिया गठबंधन ने कहा है, जब हमसे मिलते ही नहीं है तो हम एक बार और कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी कहा गया है, वो एक विस्तार से हम एक दस्तावेज तैयार कर रहे हैं चुनाव सुधार को लेकर। SIR का मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है, हम लोगों ने देखा है SIR किस तरीके से। देखिए, इलेक्टरल रोल की सफाई होनी है, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। सिर्फ भारतीय नागरिक वोट कर सकते हैं, उसमें कोई वाद विवाद नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं। जो वोट का अधिकार है, संविधान वोट का अधिकार देता है, वो भारतीय नागरिकों को देता है। 1 मैन 1 वोट, 1 पर्सन 1 वोट, वो भारतीय नागरिकों के लिए लागू होता है। इसमें क्या
गलत एक प्रोपेगेंडा, एक प्रचार किया जा रहा है। नहीं। अच्छा, आप ये बताइए, गृह मंत्री को बताना चाहिए, देश के सामने ये जानकारी देनी चाहिए कि बिहार में आपने एसआईआर कराया, कितने घुसपैठी आपने पाए? वो कह रहे हैं ना, डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट। आपने कितने डिटेक्ट किए, आपने कितने डिलीट किए, आपने कितने डिपोर्ट किए? घुसपैठी 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 घुसपैठी, असम घुसपैठी, पश्चिम बंगाल घुसपैठी, झारखंड घुसपैठी, तमिलनाडु घुसपैठी, बिहार घुसपैठी, केरला घुसपैठी। कितने घुसपैठी आपने आपने पहचाना? बताइए, कितने डिटेक्ट हुआ? डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट, 3 डी उन्होंने कहा ना। कितने आपने, कितने थे? आप तो खारिज करते हैं वो इस बात को कि आप लोगों पे जो वो आरोप शोले का एक मशहूर डायलॉग है ना, गब्बर सिंह का, कितने आदमी थे रे, अरे वो सांबा। तो ये कितने घुसपैठी थे? बताइए, कितने घुसपैठियों को आपने पकड़ा, कितने घुसपैठियों को आपने भारत से निकाला? बताइए, जवाब दीजिए। भारतीय नागरिकों को ही चुनाव में भाग लेने का हक है, इसमें कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं, कोई भी नहीं इस पर सवाल उठाता है। और यह संविधान तो हम लाए हैं। 1 मैन 1 वोट का सिद्धांत पहली बार 1928 मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, ऑल पार्टी रिपोर्ट थी, राइट टू वोट, कि अडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए। ये पहली बार, ये आरएसएस का विचार नहीं था। 1928 को मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट था, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू शामिल थे, तेज बहादुर सप्रू शामिल थे। 1928 का रिपोर्ट है। ये सब इतिहास है कि डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए। और जो अनुच्छेद 326 बना, 326 बना हमारे संविधान में, हमारा संविधान में आर्टिकल 326 जो बना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो कहता है, वो कांग्रेस पार्टी की वजह से आया है, आरएसएस की वजह से थोड़ी आया, हिंदू महासभा की वजह से थोड़ी आया। ये तो कांग्रेस पार्टी का, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, सरदार पटेल थे उस समिति के अध्यक्ष, सरदार पटेल ने कहा, नेहरू जी ने कहा, मौलाना आजाद ने कहा, राजेंद्र प्रसाद ने कहा, सभी का विचार था। और इसका विरोध कौन कर रहे हैं? इस संविधान का विरोध कौन कर रहे हैं? आरएसएस कर रहा है। इस संविधान को बदलना कौन चाहते हैं? नरेंद्र मोदी बदलना चाहते हैं। आपको याद है 2024 का क्या नारा था? अब की बार 400 पार। क्यों? ताकि ये संविधान बदल सके। तो ये इलेक्टोरल रोल को लेकर हम दस्तावेज तैयार करेंगे, चुनाव आयोग से समय मांगेंगे। और देखिए, जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं, जिस तरीके से एक संवैधानिक संस्था, इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, हम सम्मान करते हैं, उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है, उनका संवैधानिक दायित्व भी है। पर जिस तरीके से इस इलेक्शन कमीशन को आप एक गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय की संस्था बना दिए हैं, ये नामुमकिन है। चुनाव से पहले आप लोग पूरी एक्सरसाइज करेंगे? करते ही रहेंगे। 5 बड़ी विधानसभाओं, हाँ, करते रहेंगे। चुनाव पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार तो झांकी है, और बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हमारा होगा, असम पे पहले ही है, तो और बाकी जगहों पर प्रधानमंत्री तो बहुत कुछ कहते रहते हैं, पर ठीक है, जो करना है हम करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे भी आपको दिक्कत नहीं है? अभी जो ताज़ा फिगर्स आई हैं सामने, हाँ, जो ताज़ा फिगर्स आ अरे इलेक्टोरल बॉन्ड किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ही तो कहा। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुइस्तेमाल करके इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड निकाला, जिनके उनको रेड करो या रेड की धमकी दो, तब वो कंपनी आपको इलेक्टोरल बॉन्ड देती है। और जब इलेक्टोरल बॉन्ड देते हैं और खरीदते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। और इसका सबसे बड़ा फायदा किसको मिला? इलेक्टोरल बॉन्ड का फायदा बीजेपी को तो मिला है ना, 80%। सर, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, तो शुरुआत में मैंने आपसे इस बात का जिक्र भी किया था कि एक बड़ा बयान जो है आरएसएस प्रमुख ने दिया कि संघ जो है वो कोई राजनीतिक उससे नहीं बना है, एक गैर राजनीतिक संगठन है, किसी के विरोध में नहीं है,
संघ को समझने के लिए संघ में आना पड़ेगा। ये पश्चिम बंगाल में जाके बयान दे 1925 में किस मकसद से आरएसएस बना था और सरदार पटेल ने क्या कहा था जब प्रतिबंध लगाया गया था 1948 में? 3 फरवरी 1948 को सरदार पटेल ने बैन लगाया था आरएसएस को। और क्या कहा था सरदार पटेल ने गुरु गोलवाल को? आप एक सीक्रेट सोसाइटी हो, एक संस्था बनो, पारदर्शिता लाओ, ये गुप्त तरीके से काम मत करो। ये तो सरदार पटेल का खत है, सरदार पटेल के बयान है। और 50 साल तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया गया। 50 साल राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया गया नागपुर में, इनके हेडक्वार्टर्स पर नेशनल फ्लैग नहीं फहराया गया। पुतले जलाए गए 30 नवंबर 1949 को। ये संविधान जो अपनाया गया 26 नवंबर 1949, 3-4 दिन के अंदर रामलीला मैदान में अंबेडकर के पुतले, पटेल साहब के पुतले, जवाहरलाल नेहरू के पुतले, महात्मा गांधी के पुतले। और कौन सी विचारधारा है जिसने एक माहौल पैदा कर दिया, जिसके माहौल के कारण महात्मा गांधी मारे गए? कौन सी वो संस्था थी, कौन सी विचारधारा थी? और आज भी एक सांसद हैं, पश्चिम बंगाल के सांसद, बीजेपी के सांसद, जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे। उनसे पूछा गया 1 साल पहले, कुछ महीने पहले उनसे पूछा गया, गांधी या गोडसे, आपका क्या विचार है, गांधी या गोडसे? वो कहते हैं मुझे सोचना पड़ेगा। और ये बीजेपी के सांसद आज लोकसभा के सांसद हैं। वो उनको टिकट दिया, वो जीते, जितवाया गया उनको, और वो कह नहीं सकते गांधी या गोडसे। किसी व्यक्ति, हाँ सोचना पड़ रहा है। हाँ, वो कहते हैं उनका जवाब है सोचना पड़ेगा। और ऐसे लोग राष्ट्रवाद के सर्टिफिकेट बांटने में लगे हुए हैं।